नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की इस हिंदी कक्षा में। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ कहानी लेखन का विषय, जो कक्षा छठी से कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आइए समझते हैं कहानी लेखन के विषय में। बच्चों, कहानी साहित्य अर्थात लिटरेचर की सबसे रुचिकर विधा है। कहानी सुनना और सुनाना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कहानी लिखना आप विद्यार्थियों को थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। लेकिन कहानी लिखने से आप सबकी कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का विकास होता है। इसके माध्यम से आपकी कल्पना शक्ति और भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो चलिए देखते हैं कहानी परीक्षा में किस प्रकार से लिखने के लिए आती है। देखिए, परीक्षा के अनुसार कहानी लेखन के प्रकार। पहला, शीर्षक के आधार पर। शीर्षक अर्थात नाम, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टाइटल। तो शीर्षक दे दिया जाएगा, उस आधार पर आपको पूरी कहानी लिखनी रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे दे दिया गया लालच का फल। अब इस शीर्षक को ध्यान में रखकर ही आपको पूरी कहानी लिखनी है। दूसरा है चित्रों के आधार पर। 4-5 चित्र दे दिए जाएंगे और उन चित्रों को देखकर आपको अपने मन में कहानी का ताना बाना बुनना है और फिर कहानी लिखनी है। तीसरा है मुद्दों के आधार पर। मुद्दे मतलब कहानी की मुख्य बातें जो है वो दी जाएंगी और उन मुख्य बातों को पढ़कर ही आपको कहानी लिखनी है। मुद्दों को आप अंग्रेजी में की पॉइंट्स कहते हैं। चौथा है दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना। कोई कहानी आधी दी गई रहेगी, उसके बाद कहानी में क्या होगा वो आपको पूरा करके लिखना रहेगा। पांचवा है शब्दों के आधार पर। 4-5 शब्द दे दिए जाएंगे और उस आधार पर आपको पूरी कहानी लिखना है। लेकिन कहानी के जो मुख्य पात्र हैं या मुख्य बातें हैं वो शब्द ही होने चाहिए। जैसे आपको दे दिया गया खरगोश, जंगल, एक लड़का, अनाज। तो इन 4-5 शब्दों के माध्यम से आपको पूरी कहानी लिखनी रहेगी। अब छठा है मुहावरों, कहावतों, सुवचनों के आधार पर। मुहावरे जैसे दे दिया गया 9-2-11 होना। कहावतें दे दी गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सुवचन दे दिया गया, नेत्रदान महादान। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कुछ दिया गया तो इसी को मुख्य उद्देश्य बनाकर आपको पूरी कहानी लिखनी होगी। अभी ये तो है परीक्षा के अनुसार कहानी किस प्रकार से आती है लिखने के लिए। लेकिन आप देखेंगे तो छठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक ये सब प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। लेकिन पिछले वर्ष जो प्रश्न पत्रिका में परिवर्तन हुआ उस अनुसार अब कहानी लेखन सिर्फ मुद्दों के आधार पर ही आएगा। भले ही आपकी पाठ्य पुस्तक में ये सभी प्रकार के कहानी लेखन दिए गए हों, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ है मुद्दों के आधार पर। तो चलिए हम देखते हैं मुद्दों के आधार पर कहानी लिखने के क्या नियम हैं। चलिए देखते हैं कहानी लेखन से संबंधित आवश्यक बातें क्या हैं। पहला है शीर्षक। शीर्षक लिखना अत्यंत आवश्यक है। शीर्षक के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। शीर्षक छोटा होना चाहिए, 1, 2 या 3 शब्द में होना चाहिए। शीर्षक कभी भी एक वाक्य में नहीं होना चाहिए। अगर शीर्षक आपने वाक्य में लिखा तो उसके 0 अंक मिल जाएंगे। तो वो ध्यान में रखिए कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए और शीर्षक पूरी कहानी को दर्शाता हुआ होना चाहिए। शीर्षक पढ़कर ही समझना चाहिए कि कहानी किस पर आधारित है। अगर आपने जैसे नाई और मुर्गी वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, अब उस कहानी को आप क्या शीर्षक दे सकते हैं कि लालच का फल, लालच बुरी बला, या फिर नाई और मुर्गी। लेकिन ऐसा सब शीर्षक देने की बजाय आप दे देंगे राजा का काम, तो फिर तो वो गलत ही हो जाएगा। राजा कहाँ से उस कहानी में आ गया, शीर्षक कैसे सही हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, शीर्षक जो है वो कहानी से संबंधित ही होना चाहिए। अभी दूसरी ध्यान देने वाली बात है काल। कहानी हमेशा भूतकाल में होती है। कहानी कभी भी वर्तमान काल या भविष्य काल में नहीं लिखी जाती है।
भूतकाल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, वो पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, तीनों भूतकालों में आप कहानी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी भविष्य काल या वर्तमान काल में मत लिखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमेशा राजा रानी की कहानियां हम पढ़ते आए हैं। अभी जैसे कि आप पढ़ते रहे हो कि एक राजा था, उसकी 3 रानियां थीं, वो बड़ा धनवान था। आपने कभी ऐसा पढ़ा है क्या? एक राजा है, उसकी 3 रानियां हैं, वो बड़ा धनवान है। नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि कहानी जो है वो बीते समय की होती है। कहानी बीते समय की होती है, इसीलिए वो हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। अब तीसरा है संवाद। संवाद जो है वो कहानी में होना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है वहीं पर संवाद लिखिए। बहुत ज़्यादा भर भर के संवाद मत लिखिए। आवश्यकता अनुसार संवाद लिखिए, और आवश्यकता अनुसार संवाद भविष्य काल और वर्तमान काल में भी हो सकता है। जैसे अभी नाई और मुर्गी वाली कहानी मैंने आप लोगों को बताई, तो वो आप लोग सबने पढ़ी है वो कहानी। तो वहाँ पर आप संवाद लिख सकते हैं कि जैसे नाई ने सोचा कि अरे ये मुर्गी तो रोज एक एक सोने के अंडे देती है, और अगर इसके पेट को चीर दिया जाए तो सारे अंडे एक ही दिन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप संवाद इस प्रकार से डाल सकते हैं कि नाई अपनी पत्नी से कहता है, मुर्गी तो रोज एक एक ही सोने के अंडे देती है, क्यों ना हम इसका पेट फाड़कर सारे अंडे एक दिन में ही निकाल लें। तो इस प्रकार से आप वर्तमान काल या भविष्य काल में संवाद लिख सकते हैं, और पात्रानुकूल होने चाहिए। जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उसी हिसाब से आपको संवाद लिखने चाहिए। फिर चौथा है विराम चिन्हों का प्रयोग। कहानी लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत ही आवश्यक है। संवाद है तो संवाद जहाँ भी आप लिख रहे हैं वहाँ पर अवतरण चिन्हों का इस्तेमाल करिए। आपको पता है कि जब किसी के कही हुई बातों को हम जैसे का तैसा लिखते हैं या संवाद लिखते हैं तो दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह आता है। तो संवाद को हमेशा उद्धरण चिन्ह में या अवतरण चिन्ह में लिखिए। जहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता है वहाँ पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक कहीं पर चिन्ह लगाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करिए। विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है शब्द सीमा। अभी आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें 100 शब्दों में कहानी लेखन लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन ध्यान रखिए कि ने, को, हे, है, में, पर इनको शब्दों में मत गिनिए, और कोशिश करिए कि 100 शब्द से ज़्यादा आप लिखिए। और छठा है मुद्दे का विस्तार आवश्यक है। अब जो की पॉइंट्स या मुद्दे दिए गए हैं उनका विस्तार करना आपको अत्यंत आवश्यक है। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मुद्दे दिए हैं, मुद्दे पढ़कर ही आपको पूरा स्पष्ट समझ में आ जाता है कहानी क्या है, लेकिन शुरू के मुद्दे लिखते हैं और बाद के मुद्दे अपने मन से कुछ भी डाल देते हैं, या बीच के 2-4 मुद्दे गायब कर देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो मुद्दा दिया गया है एक के बाद एक क्रमानुसार उन मुद्दों का आपको विस्तार करना है, अर्थात एक एक मुद्दे को क्रमानुसार आपको लेना है और उसको वाक्य के माध्यम से कहानी के रूप में बनाना है। फिर उसके बाद है 7वां भाषा। भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करेंगे तो भाषा में और 4 चांद लग जाते हैं और अच्छे अंक मिलते हैं। उसके बाद है 8वां सीख। सीख लिखना अत्यंत आवश्यक है। सीख जो है कहानी पूरी आपने पढ़ी लिखी, उससे आपको अपने जीवन में क्या सीख मिल रही है, इस कहानी से आप अपने लिए क्या सीख रहे हैं वो लिखना आवश्यक है। तो सीख हमेशा जो है एक वाक्य में होती है। उसके बाद 9वां है प्रसंगानुसार वातावरण निर्मिति। अभी प्रसंग के जो घटना है, जो मुद्दे आपको दिए गए हैं उस अनुसार ही आपको वहाँ के कहानी में वातावरण का निर्माण करना है। अभी समझिए जो राजा की कहानी अगर आपको दी गई है कि एक राजा बड़ा धनवान, दयालु, इस प्रकार से अगर समझिए मुद्दे दिए गए हैं तो आप लिख देंगे एक राजा था, वह जंगल में रहता था, जंगल में झोपड़ी में उसका घर था। तो अब बताइए ये प्रसंग के अनुसार वातावरण निर्मिति सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ अब राजा तो जंगल में रहेगा नहीं, वो तो महलों में रहेगा। तो जो वातावरण है, परिवेश है, वो कहानी के
प्रसंगानुसार होना चाहिए। अब 10वां है अनुच्छेद आवश्यक। अनुच्छेद मतलब परिच्छेद, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं पैराग्राफ। तो कहानी पूरी एक पैराग्राफ में या एक अनुच्छेद में नहीं लिखनी है, 2-3 अनुच्छेद होने आवश्यक हैं। जहाँ पर एक तरह की घटना समाप्त हो रही है तो वहाँ उसके बाद दूसरी घटना शुरू हो रही है तो दूसरा परिच्छेद। इस प्रकार से आपको मुद्दों के आधार पर कहानी लिखते समय ये कुछ आवश्यक बातें हैं, इन्हें ध्यान में रखकर कहानी लिखना है। तो चलिए इन आवश्यक बातों के आधार पर एक कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मुद्दे दिए गए हैं, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में ये मुद्दे आएंगे। अब मुद्दे देखिए, एक व्यापारी का मित्र को रुपए देकर विदेश जाना, वापस जाकर अपनी रकम मांगना, इनकार, काजी के पास जाना, व्यापारी का कोई गवाह नहीं, काजी से कहना मैंने बरगद के पेड़ के नीचे अपने मित्र को रुपए दिए थे, काजी का सिपाही को आदेश, व्यापारी के साथ पेड़ देखने जाना, अधिक देर, क्या वे अभी तक नहीं लौटे, मित्र का बोल उठना हुजूर वह पेड़ तो बहुत दूर है, न्याय। अब इन मुद्दों को पढ़कर ही आपको अपने दिमाग में कहानी की रूपरेखा तैयार कर लेनी है। अब जब कहानी की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो गई तब आपको सोचना है कि इस कहानी को क्या उचित शीर्षक दे सकते हैं, और सोचने के बाद आपको शीर्षक लिखना है। सबसे पहले कहानी लिखने के सबसे पहले आपको शीर्षक ही लिखना है, और शीर्षक जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक वाक्य में नहीं होना चाहिए, छोटा से छोटा शीर्षक लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे है यहाँ पर बुद्धिमान काजी। तो चलिए मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। एक व्यापारी को विदेश जाना था, उसके पास कुछ रुपए थे, वह अपने रुपए परदेश नहीं ले जाना चाहता था। उसने रुपए अपने मित्र को सौंपते हुए कहा, मैं वापस आकर तुमसे ले लूँगा। व्यापारी ने वापस आकर मित्र से अपने रुपए मांगे तो मित्र ने उसे रुपए देने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने काजी से शिकायत की। मुश्किल यह थी कि व्यापारी का कोई गवाह न था। व्यापारी ने काजी को बताया, मैंने अपने मित्र को ये रुपए एक बरगद के पेड़ के नीचे दिए थे। काजी सोच में पड़ गया। वह न्यायी और बुद्धिमान था, उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने एक सिपाही को बुलाया। उसने सिपाही को आदेश दिया, तुम इस व्यापारी के साथ जाओ और वह बरगद का पेड़ देख कर आओ। वे दोनों वहां से चले गए। काजी ने व्यापारी के मित्र को ध्यान से देखा, वह अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी अचानक काजी पूछ बैठा, वे अभी तक क्यों नहीं आए? व्यापारी का मित्र बोल उठा, हुजूर वह बरगद तो बहुत दूर है। व्यापारी के मित्र के इस उत्तर से स्पष्ट हो गया कि व्यापारी ने उसे रुपए अवश्य दिए हैं। काजी ने व्यापारी को उसके रुपए वापस दिलवाए। इसके साथ ही बेईमानी करने के जुर्म में उसने व्यापारी के मित्र को सजा भी दी। सीख, अपराध कभी न कभी प्रकट होकर ही रहता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर एक वाक्य खत्म हुआ तो पूर्ण विराम का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए संवाद आ गया है, तो संवाद को दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पर संवाद है तो यहाँ पर निर्देशित चिन्ह लगाया गया। यहाँ पर आप अर्धविराम भी लगा सकते हैं, उसके बाद संवाद लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर संवाद को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाना ही है, तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ दो वाक्य जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए यहाँ पर अर्धविराम लगाया गया। वैसे तो अर्धविराम में यहाँ विराम के ऊपर एक बिंदी होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। आप समझ लीजिए कि अर्धविराम है। आप अर्धविराम लगाते समय ध्यान रखिएगा कि विराम चिन्ह के ऊपर, अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी लगानी रहती है, तो वो अर्धविराम हो जाता है। फिर यहाँ पर भी देखिए संवाद है तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखिए हुजूर, तो इस यहाँ पर अल्प विराम का इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, कहानी में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। संवाद आपको कहानी में डालने हैं, आवश्यकतानुसार संवाद लिखना है जिससे कहानी और रुचिकर बने, सरल सहज
रुचिकर भाषा का इस्तेमाल करना है और इस कहानी से आपको जो सीख मिलती है वो लिखना है। यहाँ पर तो लिखा गया अपराध कभी न कभी प्रकट होकर ही रहता है। आपको ये सीख भी मिल सकती है कि हमें अपराध नहीं करना चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें ईमानदारी का साथ देना चाहिए या फिर हमें ईमानदार होना चाहिए। इसी प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं, शीर्षक भी और आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बुद्धिमान काजी लिखा है, आप लिख सकते हैं शीर्षक बेईमान मित्र या सही न्याय। तो शीर्षक भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन वो कहानी से संबंधित होना चाहिए। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। शीर्षक आप वही लिखिए जो कहानी से संबंधित है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी लेखन समझ में आया होगा